बबलू मिश्रा आखिर पॉलिटिशियन है, ब्रोकर है, दलाल है, लाइजनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कौन है जिस आदमी का इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। राधा कृष्ण किशोर का मेन दर्द पार्टी को लेकर के नहीं है, उनका मेन दर्द है कि उनके बेटे को सही जगह नहीं दी गई जो वो चाहते थे। पहला लेटर हो या दूसरा लेटर हो, इन दोनों लेटर में एक चीज कॉमन है, वो है श्री बबलू मिश्रा। यानी पहले लेटर ने कहा कि बबलू मिश्रा ने हम धमकाया, और दूसरा लेटर कह रहा है कि बबलू मिश्रा ने हमें नहीं धमकाया। इन दोनों लेटर बबलू मिश्रा का जिक्र कर रहा है। अजय जी, आपने बबलू मिश्रा का नाम जो है वो उजागर किया है और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि अभियंताओं को धमकी देने का आरोप उनके ऊपर है, जिनको लेकर आप लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है दरअसल? देखिए, धमकी देने का आरोप मैंने नहीं लगाया, भाजपा नहीं लगाया। धमकी देने का आरोप विभाग के लोगों ने नहीं लगाया। 23 अप्रैल 2026 को ग्रामीण जो कार्य विभाग है उसके अभियंताओं ने 10 अभियंताओं ने एक चिट्ठी लिखी मुख्य अभियंता को, और मुख्य अभियंता को चिट्ठी लेकर के कहा कि बबलू मिश्रा नाम का व्यक्ति हमें डराता है, धमकाता है, ट्रांसफर करने की धमकी देता है, नौकरी से निकालने की धमकी देता है, अपमान करता है। और अपमान क्यों किया जाता है? मनचाहे आदमी को टेंडर देने के लिए दबाव बनाया जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी मिलकर के इस डिपार्टमेंट का बहिष्कार कर देंगे, काम हम नहीं कर पाएंगे। हम मानसिक पीड़ा में है, तनाव में, इस तनाव से हमें जो बचाया जाए। और उसका दिया जो पत्र है यह मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और विभाग के सचिव, तीनों लोगों को लिखा गया। तीनों वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और उसके बाद में 23 अप्रैल 2026 के बाद 4 मई 2026 तक, यानी कि 11 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ सर्कुलर होता रहा। जो लेटर है 4 मई 2026 को बाबूलाल मरांडी जी ने इस पर संज्ञान लिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने जब कहा कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले, उनके संज्ञान में आते ही इन लोगों ने एक दूसरा लेटर जारी किया 2 घंटे बाद, और बताया कि जो पहला लेटर लिखा हुआ वो फर्जी है। इसी को लेकर के हमने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया। पहला लेटर फर्जी बताया गया है, ऐसा क्या सदीगंध उसमें रहा कि इनको फर्जी बता दिया? नहीं, पहला नहीं, दूसरा लेटर फर्जी बताया। नहीं, स्वाभाविक पहला ही लेटर फर्जी बताया गया। दूसरा लेटर बताया कि नहीं, पहला लेटर जो है वो फर्जी है और ये लेटर जेन्युइन है। अब इस पर हमने कई सारे सवाल उठाए। जो सबसे पहले फर्जी वाले पे आते हैं। सबसे पहले हमने ये उठाया कि 23 अप्रैल 2026 को 3 लोगों को ये लेटर लिखा गया था, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और विभाग के सचिव। अब 10 इंजीनियर मिलकर अगर 3 बड़े पदाधिकारी को लेटर लिखेंगे तो वो किसी ना किसी को, अभियंता को बुलाएंगे, इंजीनियर को बुला के पूछेंगे कि हाँ भाई, तुम लोगों ने लेटर लिखा है कि तुम्हारा मानसिक पीड़ा है। तो उसमें से जब किसी ने एक ने कहा होगा कि नहीं, हमने ये लेटर लिखा ही नहीं है, और अगर एक लेटर विभाग में सर्कुलेट हो रहा है तो कोई भी पदाधिकारी क्या करेगा? उसमें एफआईआर दर्ज करेगा। इस तरह का नकली जो लेटर घूम रहा है, एफआईआर दर्ज अगर नहीं भी करेगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो कम से कम उसकी जांच करेगा। तो हमने कहा कि विभाग बता दे कि पिछले 11 दिनों में ऐसी कौन सी जांच हुई है लेटर को लेकर के, वो हमारे सामने लेकर के आए। दूसरा, हमने कहा कि जिन 10 इंजीनियर्स ने ये कहा था कि पहला लेटर फर्जी है या लेटर जो है हमने नहीं लिखा है, ये लोग 11 दिन तक कहाँ सो रहे थे? क्योंकि ये लेटर 23 अप्रैल का है। 11 दिन तक इनकी नींद नहीं खुली। अचानक से बाबूलाल मरांडी जी को ऑब्जेक्शन करने के बाद में इन लोगों ने कहना चालू थे कि नहीं, पहला लेटर फर्जी है और हम उसको नहीं मानते हैं। तीसरी बात, जो पहला लेटर जो लिखा गया उसमें 10 सदस्य अभियंताओं के सिग्नेचर है, जो शॉर्ट में हम सिग्नेचर लिखते हैं। और दूसरा लेटर का आप देखेंगे तो उसमें अभियंताओं के नाम लिखे हुए हैं, और कोई बच्चा भी बता सकता है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, बच्चा भी बता सकता है कि ये देखिए, वहां पर सिग्नेचर ना करके किसी एक व्यक्ति ने सारे इंजीनियर्स के नाम जो है लिख दिए। यानी हम जो दावा कर रहे थे, और पहले लेटर ने जो दावा किया था कि अभियंताओं के ऊपर में बहुत दबाव है, मानसिक पीड़ा में है, दूसरे लेटर से ये साबित हो गया कि सही में इतनी पीड़ा में है। एक लेटर लिखने के बाद उन पर फिर से इतना दबाव डाला गया कि दबाव डालने के बाद उन्होंने अपना पहला लेटर जो उसको वापस ले लिया। तो अजय जी, आखिर ये बबलू मिश्रा कौन है जो लगातार विभाग के अभियंताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उनके बाद मामले को आपने संज्ञान भी लिया, जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अब उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है वो भाजपा कर रही है। तो बबलू मिश्रा है कौन? किसी मंत्री के करीबी है, किसी विधायक के करीबी है, या किसी पार्टी के नेता है? कौन है? देखिए, पहला लेटर हम कह रहे हैं कि असली है, ये कह रहे हैं कि पहला लेटर फर्जी है। पहला लेटर हो या दूसरा लेटर हो, इन दोनों लेटर में एक चीज कॉमन है, वो है श्री बबलू मिश्रा। यानी पहले लेटर ने कहा कि बबलू मिश्रा ने हम धमकाया, और दूसरा लेटर कह रहा है कि बबलू मिश्रा ने हमें नहीं धमकाया। इन दोनों लेटर बबलू मिश्रा का जिक्र कर रहा है। इसलिए हमने यह पूछा कि आखिर ये बबलू मिश्रा कौन है जो अभियंताओं को धमका रहा है, डरा रहा है। और हमने यह भी कहा, हमने यह दावा किया कि बबलू मिश्रा के जो परिवार के लोग हैं, और खास करके बबलू मिश्रा का जो ड्राइवर है, अगर उसके फोन का जो कॉल डिटेल्स उस पर निकाला जाए, उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे,
साथ ही साथ बबलू मिश्रा का कितना आना जाना था अभियंता प्रमुख के यहाँ मुख्य अभियंता के लिए, कितनी बार आना जाना था वहां पर। अगर इन सीसीटीवी फुटेज को भी हम देखेंगे तो पिक्चर बहुत क्लियर आ जाएगा। हम यही पूछ रहे हैं कि बबलू मिश्रा आखिर पॉलिटिशियन है, ब्रोकर है, दलाल है, लाइजनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कौन है जिस आदमी का इसमें इतना ज्यादा इंटरफेरेंस। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, वो वैसा विभाग है जिसमें आज से 3 साल पहले फरवरी 2023 को एक चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी, वीरेंद्र राम, और जिसके लेविशिंग लाइफ की चर्चा पूरे के पूरे इंडिया में थी कि लाखों रुपए के शर्ट पहनता हुआ आदमी, और वो स्कैम 1000 करोड़ का बताया जा रहा था। उसके बाद 3 महीने के बाद में मई 2023 में वही उसी विभाग के मंत्री श्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। आलमगीर आलम फिलहाल अभी भी जेल में है, और मजे की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आलमगीर आलम को वापस से प्रदेश कमेटी में रखा है। तो हमने ये भी कहा कि ये जो ग्रामीण कार्य विभाग है, इस विभाग के एक इंजीनियर वीरेंद्र राम को अपने जेल से बाहर आते ही अपने डिपार्टमेंट में वापस से बड़े ओहदे पर डाल दिया। मेरी जानकारी में जल शक्ति परियोजना का उनको हेड बनाया गया वीरेंद्र राम को। दूसरा, श्री आलमगीर आलम को जेल में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे से सम्मान के साथ में प्रदेश कमेटी में जगह दी। यानी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। यानी कि आप अगर घोटाला करते, घपला करते हैं, कोई भी गड़बड़ काम करते हैं, तो आपके इस मॉडल को पार्टी अप्रिशिएट करेगी, सरकार अप्रिशिएट करेगी, और उसके बाद घोटाले को करने के बाद में आपको पहले से भी बड़ा अहम रोल दिया जाएगा। और इसी संरक्षण में, इसी सोच से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको ही देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग में जो मॉडल था, वीरेंद्र राम का जो मॉडल था, वो आज भी पर्याप्त है। इसीलिए हमने इस पूरे के पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, ताकि मालूम चले कि बबलू मिश्रा कौन है, बबलू मिश्रा का जो विभाग के मंत्री है क्या उनसे कोई संबंध है, और क्यों इतना आदमी इंटरफेयर कर रहा है, इसका खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। कि हाल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? झारखंड की राजनीति को देखा ये जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस में आपस में जो है कि वो टूट हुई है, और कांग्रेस के लोग लगातार जेएमएम के कई मंत्रियों के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हाल ही में 1-2 लेटर भी है जेएमएम की ओर से कांग्रेस को दिया गया है, और कांग्रेस ने भी जेएमएम को दिया था। तो अभी झारखंड की इस हाल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड में जो राजनीति आप देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस कांग्रेस पार्टी का जो राजनीति है, यह पॉलिटिकल सेटअप देखने के लिए आपको पूरे इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए एक साथ हुई थी इंडी गठबंधन के नाम से, इन सारे पॉलिटिकल पार्टी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक बात कॉमन दिखेगी कि ये सारी की सारी पार्टियां असल में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इन्होंने संविधान को जो टूल के रूप में इस्तेमाल किया, और कहा कि हम संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। असल में ये सबके सब अपने अपने परिवार को बचाने के लिए लग गए। उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को प्रमोट किया, जिस कारण से पार्टी में टूट हुई, एकनाथ शिंदे जी अलग हो गए। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पर ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को प्रमोट किया, जिस कारण से उसमें भी टूट हुई। सेम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी में भी। कांग्रेस पार्टी में ये जो सारा का सारा शिगुफा, अगर हाल फिलहाल की चीजों की बात करें जो कुछ दिनों से चल रहा है राधा कृष्ण किशोर के पत्र के बाद में, उसमें एक खास बात नोटिस करने लायक है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब पॉलिटिकल इनका जो पूरा प्रदेश की कमेटी बनी थी, तो उस प्रदेश की कमेटी में यहाँ के जितने नेताओं थे, सभी नेताओं ने अपने अपने घर वालों को आगे किया। उदाहरण के लिए फुरकान अंसारी भी कमेटी में आ गए, उनके बेटे इरफान अंसारी भी कमेटी में आ गए, इरफान अंसारी की बहन भी कमेटी में आ गए, सुबोध खान साहब भी कमेटी में आ गए, सुबोध खान साहब के भाई भी कमेटी में आ गए, सुबोध खान साहब की बेटी भी कमेटी में आ गए, आलमगीर आलम भी कमेटी में आ गए, आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम जी भी कमेटी में आ गए, और तनवीर आलम जी की जो माता श्री है वो भी कमेटी में आ गए। सेम बन्ना गुप्ता भी कमेटी में आ गए, बन्ना गुप्ता ने अपने जो है वाइफ को भी कमेटी में डाल दिया। बंधु तिर्की भी कमेटी में आ गए, शिल्पी नेहा तिर्की भी कमेटी में आ गए। अब राधा कृष्ण किशोर का मेन दर्द पार्टी को लेकर के नहीं है, उनका मेन दर्द है कि उनके बेटे को सही जगह नहीं दी गई जो वो चाहते थे। जो हमारी जानकारी, अपने बेटे को पलामू का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे, या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में रखना चाहते थे। तो भाई, जो पार्टी परिवारवाद से इतनी ग्रस्त है, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि भाई हम सबके बेटे सेटल हो गए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, मेरे बेटे को जगह नहीं मिली। तो वहां से इस दर्द की शुरुआत होती है, और वही दर्द यहाँ पर निकल रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, उसके पीछे की वजह जो है वो परिवारवाद है, इनका इंटरनल फैक्शन है। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण किशोर जी का जिस दिन बयान आया है, उसी दिन एक और खास बात हुई है। अखबार की सुर्खियां थी कि उन्होंने अपने बेटे को फर्जी मैनेजमेंट की डिग्री दिलाने की कोशिश की, जो कि खुलासे के बाद में शायद उसमें रोक लगा दी गई है। तीसरा, ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा
और श्री हेमंत सोरेन जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो डिफेक्टर्स है, सो कॉल्ड डिफेक्टर्स है या फिर पोटेंशियल डिफेक्टर्स है, जो बागी स्वरूप अपनाए हुए हैं, उनको ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी आपस में उलझी रहे, इसके नेता आपस में ही तू मैं करते रहे, डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी होती है, फूट डालो राज करो, ताकि ये लोग आपस में उलझे रहे, ताकि एक जो कह सकते हैं कंसोलिडेशन का फेस नहीं आए, कोई एक मजबूती का फेस न आए, ताकि जिस तरीके से वो राज कर रहे वो चलता रहे। उसी के पीछे पूरे खींचतान की कहानी। आप लोग को अजय जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना पड़ रहा है, ट्रेजरी के बाद स्वास्थ्य विभाग, उनके बाद ये बबलू मिश्रा वाला मामला, उनके बाद फर्जी डिग्री दिलाने वाला मामला। तो आप लोग परेशान नहीं हो जा रहे हैं कि भाई झारखंड में लगातार इतने इतने घोटाले सामने उजागर हो रहे हैं, हम लोगों को उच्च स्तरीय जांच की मांग करनी पड़ती है, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, पत्रकारों को बुलाना पड़ता है, तो इन पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप एक भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता है, तो आपको ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है, कितनी परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ता होगा। तो खास करके झारखंड में राजनीति दूर की बात, कांग्रेस जेएमएम में जो हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन उसके परे, उससे हटकर जो चीजें सामने आई कि वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने एक पत्र लिखा, कांग्रेस को दिया, लेकिन उनके दूसरे दिन ये खबर आती है, जैसा कि आपने बताया कि अखबार में सुर्खियों में रहा, डिग्री के मामले को लेकर। तो आखिर ये झारखंड में क्या चल रहा है? एक तरफ डिग्री, एक तरफ घोटाला, एक तरफ पत्र, एक तरफ आपसी फूट। देखिए, जो भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है रिसोर्स कर्स। यानी कहा जाता है कि झारखंड में इतने मिनरल्स है, वेल्थ है, सब कुछ है, फिर भी ये राज्य विकसित क्यों नहीं होता, क्यों डेवलप नहीं हो रहा? तो इसके पीछे कहानी बताएगी कि रिसोर्स कर्स है, कि डेवलप, हम कह रहे हैं कि इतने मिनरल रिसोर्सेज के बाद ये डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब है कि इतने मिनरल रिसोर्सेज है इसलिए डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने मिनरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए तरह तरह के ग्रुप्स, तरह तरह के प्रेशर ग्रुप्स, तरह तरह के लॉबिस्ट यहाँ पर हावी हो गए हैं। इसलिए झारखंड के जितने भी मिनरल रिसोर्सेस है, उस मिनरल रिसोर्सेस को लूटने के लिए हम कह सकते हैं कि कोयले का स्कैम देखिए, इसको भी झारखंड हाईकोर्ट ने जो है सीबीआई को दे दिया। बालू का स्कैम आए दिन सुर्खियों पर है। साहेबगंज का जो स्टोन चिप्स का माइनिंग, इलीगल माइनिंग है, वो भी कोर्ट ने जो है सीबीआई को सौंप दिया है। इसके अलावा डीएमएफटी का स्कैम आप देख सकते हैं। डीएमएफटी स्कैम जो कि एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्कैम था, इस स्कीम थी नरेंद्र मोदी सरकार की, इसमें कहा गया था कि जो स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि माइनिंग से इफेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ करना है। लेकिन मालूम चला कि बोकारो से लेकर के चाईबासा में हर जगह जो है डीएमएफटी फंड को लेकर के लूट हुई है। और अभी फिलहाल जो एक नई जो चीज़ सामने आई है, ट्रेजरी स्कैम, ये तो मतलब कि इतना बड़ा स्कैम ये साबित होता जा रहा है कि आमतौर पर हम स्कैम समझते हैं कि फंड निकाला, बिल्डिंग बनाया, रोड बनाया और उसमें कमीशन पूरी हो गई, टेंडर घोटाला जिसको कहते हैं। पर यहाँ पर तो ना तो बिल्डिंग बनी, ना थी रोड बना, सीधा सीधे एकदम मतलब कि उन्होंने निकाला, एक पैसे को सीधा ट्रेजरी से बाहर निकाला और अपने दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। और अभी तक जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ का आंकड़ा जो पहुंच चुका है। आप परसों की सुर्खियां देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसमें आया कि 26 करोड़ की दवाइयां बिना टेंडर के खरीदी गई। तो झारखंड अब एक कह सकते हैं बनाना रिपब्लिक जैसा जो होता है, जो कि देखने में लोकतंत्र लगता है, पर उसमें अफसरशाही इतना ज्यादा हावी होते हैं, लॉबिस्ट इतने हावी होते हैं, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लूटोक्रेसी जिसको कह सकते हैं, रूल ऑफ करप्ट रिच पीपल, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहां भी आप हाथ डालिए, यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल कल्चर ऐसा हो जाए किसी स्टेट का, तो वहाँ हर आदमी अपने अपने तरीके से लूटने में लग जाता है। तो झारखंड एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर कि यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आमतौर पे कोई करप्शन का स्कोप नहीं दिखता, यूनिवर्सिटी में कोई क्या करप्शन करेगा, कॉलेजेस में स्कोप नहीं पर झारखंड में यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप देखेंगे तो 50 लाख की बिल्डिंग बनने में वहाँ पर भी स्कैम्स जो है हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर ऐसा बन चुका है। हमने एक मामला उठाया था, रिनपास का मामला उठाया था कि रिनपास एक तरह से मतलब कि एक पवित्र संस्था है जहाँ पर जो है जो मानसिक रोगी उनका इलाज किया जाता है, वैसी जगह पर भी करप्शन हो जा रहा है। तो हेमंत सोरेन जी की सरकार में झारखंड का पॉलिटिकल कल्चर, सिविक कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है कि जहाँ पर हर जो व्यक्ति है जो इस सिस्टम में का पार्ट है, स्टेक होल्डर है, उसको लगता है जहाँ जैसे मिल सके साफ कर लिया जाए, और इसके लिए पूर्ण रूप से वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है वो इसके लिए जिम्मेवार है।